दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं राजवीर अरोड़ा आप लोगों का स्वागत करता हूं और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ हम जो है लेके चल रहे हैं। मेरा आज का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर्स आपको डिलीवर कर चुका हूं इंट्रोडक्शन के साथ, तो नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको उसमें से देख लीजिएगा। ये सीरीज़ 2021-2024 तक वैलिड है। जो एस्पिरेंट्स 2021, 22, 23, 24 तक देखेंगे वो देखें अपने हिसाब से। अभी तक हमने अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये सारे सेक्शन हमने जो है पूरा 6 यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो है कवर किया था डिटेल के अंदर। आज के सीरीज़ के अंदर हम विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील, इसके थोड़ा डायनेमिक पोर्शंस को थोड़ा सा समझेंगे एक बेसिक्स ओवरव्यू के साथ। क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी यहाँ से या फिर स्टेट पीसेस के एग्जांपल्स कुछ ग्राफ चार्ट के थ्रू आपको एनालाइज करने के लिए दे दें, तो आपकी बैंड बच जाएगी अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है। तो इसी चीज़ सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अरोड़ा इसके आप चैनल के थ्रू आप इसको सब्सक्राइब शेयर भी करके रखें ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। बाकी यह है थोड़ा प्रमोशन के लिए, पीजीपी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसमें मैं पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम कराता हूँ। एक क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मेरे नोट्स आते हैं, हैक्स होते हैं, मेरी वीडियोस आती हैं, ताकि आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा मिल सके। रिजल्ट्स के लिए अभी 2020 का जो रिजल्ट्स अभी पेपर गया है उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके देखें। 54 बच्चों को मैंने फीडबैक डाला है अपने एस्पिरेंट्स लोगों का, आप उसको एनालाइज करें, खुद देखें, ऑडियो सुने, फिर उसके बाद समझ आए तो एडमिशन लें भाई, क्योंकि दाल रोटी इसी से चलती है सच बताएं तो भाई हमें भी दाल रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बाकी टेस्ट सीरीज़ हैं ये और कुछ किताबें हैं, आप इनको चाहें तो 2021 के लिए फिर 22-23 के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर फ्रेंड, विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेवलप इकोनॉमी। पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। विकसित, भाई अब सिंपल सी बात है, नाम से ही हमें समझ आ रहा है विकसित है, कोई चीज़ विकसित हो चुकी है, राइट। तो हमें समझ आ गया यानी कि विकसित यानी कि ऑलरेडी डेवलप है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। विकसित अर्थव्यवस्था की थ्योरी यहाँ पे ये है कि बेसिकली ये रूरल एरिया, मतलब बोल सकते हैं जिन्होंने रूल किया हम पे, अगर हम बात करें जिसके अंदर यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, ये अगर थोड़ा सा मैं आपको दूसरे इसमें दिखाऊं, देख रहे हैं, ये पोर्शन हो गया, राइट। साथ में ये वाला पोर्शन हो गया और थोड़ा सा ये पोर्शन हो गया, और साथ में यहाँ पे जापान और साउथ कोरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा सिंगापुर भी है। तो ये पोर्शन आपका पूरा का पूरा जो अगर बात करें तो इनको हम डेवलप इकनॉमी के तौर पे देखते हैं। डेवलप इकनॉमी में अगर मैं बात करूँ, इसमें वो चीज़ें देखी जाती है जहाँ पे यस दे हैव इनफ मनी, यानी कि बात करें तो इनके पास यस भरपूर पैसा, भाई पैसा ही पैसा। आपने देखा होगा कि अक्सर अमेरिकन जो इवन फॉरेनर्स लोग भी होते हैं या फिर जो भी होते हैं, इवन हम भारतीय लोग होते हैं, उनकी पहली पहली पसंद क्या होती है भाई, यूएसए जाना है, यूके जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूरोप जाना है, यही होती है, या फिर जापान, कोरिया, सिंगापुर, वो एक अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे हैव इनफ मनी, दे हैव इनफ रिसोर्सेज कि वो आराम से, क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। उसको मैं समझाऊंगा पर कैपिटा इनकम क्या है, वो आगे की बात है। तो जिसके कारण डेवलप इकोनॉमी विकसित हुई। डेवलप इकोनॉमी का मतलब भी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो हमारा HDI है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत स्ट्रांग होता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करें फैसिलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा दी जाती है। अब फैसिलिटी कौन सी, यहाँ पे जो बेसिकली जो किया जाता है लोगों को के साथ, अगर बात करें इनके हेल्थ स्ट्रक्चर, यानी कि अगर बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर और साथ में शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया जाता है रदन देन इंडिया के कंपेयर के अंदर देखें तो विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर वो चीज़ आती है जिसके अंदर बात करें जहाँ पे एक ह्यूमन, यानी कि जो मेन कंसेप्ट है विकसित अर्थव्यवस्था का, वो है HDI का। मैं फोर्स कर रहा हूँ, HDI पे ही सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। पढ़ाने को बहुत कुछ है पढ़ाने को, लेकिन इनका मेन कोर ये है कि जहाँ पर HDI की इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। वहाँ के लोग जो होते हैं उनके पास पैसा भरपूर है, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये भी सारी चीज़। अब क्वेश्चन होगा नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ अपनी बात। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कतर के बारे में सुना होगा आपने, मैं आपको वर्ल्ड के मैप में भी दिखा देता हूँ। कतर यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री यहाँ पे है, अगर मैं इसको डिनोट करूँ, ये पूरा एरिया गल्फ का है और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री कतर भी है, जहाँ पर जिसकी मुद्रा है दिनार। ध्यान से समझिएगा, दिनार जिसकी एक मुद्रा है। एक दिनार कुछ 173 रुपये से 185 रुपये के हिसाब से अभी चल रही है। अब देखो फाइट मत करना, ये प्राइस है, एक ओवरऑल मैं प्राइस बता रहा हूँ। डॉलर की कीमत देखें तो वो करीब हमारा अगर बात करें तो 72-75 के बीच में, इसके बीच में हमारे आसपास रहती है भाई। अगर यानी कि अगर हम 75 रुपये देंगे तो हम $1 खरीदेंगे, और यहाँ पे 187-185 रुपये देंगे तो हम एक दिनार खरीदेंगे। भाई देखा जाए तो ये रिच कंट्री है।
लेकिन इसको कतर को डेवलप कंट्री के तौर पर अभी नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंडेक्स यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है काफ़ी कम है। तो विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर हम मेन मुद्दा जो हमारा होता है वो हम कैसे निकालते हैं? पैसों के अलावा द मोर कोर पॉइंट होता है हमारा HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक के तौर पे, जहाँ पर जिस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा प्रगतिशील, उतना ज़्यादा प्रगति तौर पे जो है इसको समझा जाता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। क्योंकि देखो हमें पता है विकसित अर्थव्यवस्था में ठीक है ऐसी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक विकास की उच्च अवस्था तक पहुंच चुकी है उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पे कहा जाता है। अतः अपने विकास के स्तर को बनाए रखने के लिए नवीनतम बाजारों की तलाश करती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था के GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन। बात तो सही है, लेकिन यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा प्रीलिम्स की बात करें। इवन आपके कंसेप्ट्स में भी ध्यान में ये रखना है कि विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर द मोर इंपॉर्टेंट है HDI। अगर ऑप्शन के अंदर आपको HDI और साथ में आपको सर्विस सेक्टर भी दिखे तो HDI को ही मार के आना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था में HDI को जो है देखा जाता है। उसके बाद मैं और इस कंसेप्ट को तोड़ूं विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर, तो हाँ ये बात प्रूफ है कि अगर बात करें विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र को देखा जाता है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, पर यह अपवाद भी है। लेकिन जहाँ पर HDI आ जाए यहाँ पे कोई भी अपवाद हमें जो देखने को नहीं मिलता है। तो जिस वजह से अगर ऑप्शंस में अगर सर्विस और HDI आ जाए तो आप HDI पे टिक लगा के जरूर आएंगे। यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ पे सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, साथ में वहाँ पे HDI का रोल बहुत ज़्यादा अहम रोल देखने को मिलता है। तो उसको हम विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पे जो है समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि लोगों के पास एक भरपूर मात्रा में पैसा होता है, जीवन आर्थिक प्रगति के तौर पे होते हैं, हर चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। समझ आ गया? क्योंकि किताबों से हट के थोड़ा आपके दिमाग को खोलने के लिए मैं इस तरह के लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आए पढ़ते समय। चलिए एक एनालिसिस करते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक एनालिसिस भी करके चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है चेंजिंग कंपोजिशंस ऑफ GDP एंड लेबर फोर्स इन सम सिलेक्टेड कंट्रीज। अगर आप चीज़ों का एनालिसिस करें USA और UK, अभी इसको हटाइए। अभी अब ध्यान से देखें 1980 से 1999 और यहाँ पे है 1980 यानी कि इनका ईयर ये है। यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर्स को देखें तो मात्र 3% के आसपास ही हमें जो ये लोग जो हैं यानी USA में लोग जो हैं 3% के हिसाब से, यानी कि सिर्फ 3% लोग ही सिर्फ एग्रीकल्चर करते हैं, ओनली 3%। बाकी 97% कहीं ना कहीं वो अगर बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर शामिल है या फिर वो सर्विस सेक्टर के अंदर शामिल है। इसी के जैसे यूके के अंदर मात्र 2% के हिसाब से लोग शामिल हैं और यहाँ पे भी, राइट, समझ आ गया। इसी के जैसे ही अगर इंडस्ट्री में देखें तो लोग 34% लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ अगर देखें 23% के आसपास लगे हुए हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर में देखें तो सबसे ज़्यादा हमें चीज़ें जो है यहाँ पे यानी कि 66% यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 70। अब देखो आंकड़े पुराने हैं, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मे बी 60% आ जाए या फिर 70%। वो दैट्स मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि पैटर्न को समझिए कि यानी कि हमें यहाँ पे एक कंक्लूजन देखने को मिलता है। कंक्लूजन क्या देखने को मिलता है? हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि भाई जो एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में मात्र USA और UK के अंदर यहाँ पे 3%, यहाँ पे 2% के आसपास, यानी कि हार्डली 2% के हिसाब से आप मान के चलें जो सिर्फ एग्रीकल्चर में लगे। वहीं अगर हम इंडिया को देखें भाई 50% के आसपास, क्या कर सकते हैं, जॉब ही नहीं है। सरकारी जॉब है तो उसमें 2-2 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं 1 लाख वैकेंसीज के लिए। समझे मेरी बात को? तो इसी के जैसे अगर इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री भी यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा हमें एक अहम रोल जो हमें देखने को मिलता है। इसी के जैसे सर्विस सेक्टर में भी यही हमें एक अहम रोल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। क्वेश्चन क्या निकलेगा? मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई कि यूपीएससी मान लो एक क्वेश्चन बना दे कि अर्थव्यवस्था में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। अर्थव्यवस्था के सेक्टर में यहाँ पे आ जाए कृषि, चलो यहाँ पे आ जाए आपका सेकंड सेक्टर यानी कि द्वितीय सेक्टर आ जाए, यहाँ पे तृतीय सेक्टर आ जाए या फिर ऑल आ जाए, यानी कि सारे। ध्यान रखिएगा सभी के सभी रोल एक अहम रोल होते हैं। कृषि का एक अपना रोल है, इसी के जैसे उद्योगों का एक अपना रोल होता है और एक सर्विस सेक्टर का एक अपना रोल होता है। एज पर एनालिसिस 2019 के रिसर्च पेपर को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक चीज़ निकल के आई। वहाँ पे सिंगापुर का एक बहुत अच्छा उन्होंने मॉडल का एनालिसिस किया था। वहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई
कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सर्विस सेक्टर अगर बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रहा है तो हमारी जो है डेवलप इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, नहीं। उन्होंने ये एक अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला कि भाई तीनों का एक अहम रोल जो है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इन सबका होता है। हाँ, वो बात अलग है कि एग्रीकल्चर हो सकता है कि 15% 10% के हिसाब से इसका भी रोल हो, इसका एटलीस्ट 20 to 30% रोल हो, सर्विस सेक्टर का आसपास 50% के आसपास रोल होना चाहिए। अगर किसी भी एक चीज़ का रोल सबसे ज़्यादा अधिक है तो वो अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर कोई भी एक अर्थव्यवस्था, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में कुछ लोग 80% कर रहे हैं, इसमें 10% कर रहे हैं, इसमें 10% कर रहे हैं, तो वो सिस्टम गलत है। ऑलमोस्ट मिला जुला रूप यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। किसी भी एक स्वस्थ, अगर मैं बात करूँ ना, एक वर्ड निकाल रहा हूँ आपको, स्वस्थ अर्थव्यवस्था में सबका, यानी कि सबका मिला जुला रूप हमें जो है देखना चाहिए। अगर मिला जुला रूप नहीं है तो समझ जाएगा वो अर्थव्यवस्था कभी भी पैनिक हो सकती है। एग्जाम्पल है, आई हैव एग्जाम्पल, लाइक जब लेमन्स ब्रदर्स जब कोलैप्स हुआ 2008 के अंदर, आपने देखा होगा 2008 के अंदर आर्थिक मंदी आ गई थी। क्यों आगे बैंकिंग फाइनेंशियल यूएसए का जो बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है 70% के आसपास जो है बिल्कुल सर्विस सेक्टर पर डिपेंड है। तो जब सर्विस सेक्टर पर जब 70% डिपेंड है तो ऑफकोर्स मंदी आएगी। अगर यहाँ पे यही, अगर यूएसए का अगर मान लो 40% या फिर 45% अगर होता, तो अगर 40 to 45% को कवर करने के लिए एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपस में थे, तो उस केस के अंदर यहाँ पे ज़्यादा आर्थिक मंदी नहीं आती। लेकिन जब लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ तो भारत के अंदर इसका आर्थिक प्रभाव पड़ा, पर इतना नहीं पड़ा। क्यों? हमारी अर्थव्यवस्था कंजप्शन के ऊपर है, वो मैं आगे समझाऊंगा कंजप्शन और एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क है, वो बात की बात है। तो कहने मतलब यह है कि विकसित अर्थव्यवस्था में हम एचडीआई को देखते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ एनालिसिस बताया, साथ में सभी डायमेंशंस को भी कवर किया, ताकि आपके मन में जो डाउट्स हों उनको मैं क्लियर कर सकूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था। देखो दोस्तों, विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि जो अर्थव्यवस्था जो विकास की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप ग्राफ का एनालिसिस करें, इस मैप का एनालिसिस करें, तो ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये सारी की सारी यहाँ पे क्यूबा को छोड़ के, ये क्यूबा है, ठीक है, इसको छोड़ दें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये सारी की सारी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर हमें देखने को मिलता है। मतलब कि डेवलपिंग स्टेज में है, दे आर नॉट परफेक्ट डेवलप, लाइक यूएस अमेरिका की तरह नहीं है, अमेरिका और क्या नाम है यूके की तरह नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर प्रोग्रेसिंग। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थोड़ा सा लो है, काफ़ी लो भी बोल सकते हैं, फिर थोड़ा सा भी लो बोल सकते हैं, और साथ में यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम हमें जो देखने को मिलती है। और इसी की जैसे ये पूरा इवन रशिया भी अगर बात करें, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे सिर्फ अफगानिस्तान को यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ पे ये आपका यमन को छोड़ दें, और ये कुछ अफ्रीका के थोड़े से मेजर स्टेट्स, और यहाँ पे ये थोड़े से ये वाले नेपाल हो गया, यहाँ पे कंबोडिया हो गया, ये सारे बांग्लादेश हो गया, ये कुछ कंट्रियों को छोड़ दें तो ये सारा का सारा ये अनडेवलप है। और ये जो ये वाला कलर है ये आपका ऑरेंज टाइप में, ये पूरा का पूरा विकासशील देश है। विकासशील अर्थव्यवस्था को पहले समझते हैं हिंदी में, फिर उसके बाद इसको जो है डिकोड करेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं और विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। जैसे ब्राज़ील, चीन, भारत, ये सब क्या है आपके, अगर बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें ठीक है, डेफिनेशन तो समझ ली, व्हाट एल्स, इसके अलावा और क्या? चलिए डिकोड करते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में ध्यान से समझिएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था में जो एचडीआई होता है वो ना ही ज़्यादा नीचे होता है, ना ही काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है, यानी कि आसपास चरमरा रहे होते हैं लोग, मतलब बीच में। जैसे कि मान लो अगर 150 देशों की अगर एचडीआई निकाला तो भारत हो सकता है 90 पे रहे, या फिर 80 पे रहे, या फिर 100 पे रहे, कुछ ऐसा बीच की अवस्था। यानी कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्टेड बिंदु है तो बीच में कहने के भारत रहेगा। यानी इनको हम विकासशील के तौर पर समझते हैं, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, संसाधन विकास हो रहे हैं, लोग वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहा है, तो इसको हम विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पे हम समझते हैं। समझ आ गया? जिसके अंदर एचडीआई जो होता है वो काफ़ी कम हमें जो है देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट हम बोलें तो एक निम्न स्तर के तौर पे, ज़्यादा अच्छा भी नहीं और ज़्यादा निम्न भी नहीं, एक बीच का भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग जो है विकास कर रहे हैं, और ये सब जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पे हमें देखने को मिलता है। इसमें एक खूबी ये है कि यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था जो होता है, यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्टर है जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, इसका रोल काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। यानी कि अभी भी जो मैन फोर्स है, जो हमारी जो मतलब लोग हैं, जो कामगार हैं, जो हमारे देश के कामगार हैं, जो काम कर रहे हैं,
वो इसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में जो लगे हुए हैं। यहाँ पर सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड हैं, क्योंकि भाई भुखमरी खाना इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए लोग जो है एग्रीकल्चर पे जो है बेसिकली जो है काम करते हैं। तो ये इनको विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पे समझा जाता है। इसको डिकोड करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करो, चीज़ों को समझो। 1950-51 से लेके 1950-51 से लेके 2007-2008 तक का एनालिसिस करो और एग्रीकल्चर को समझने की कोशिश करो, तो देखो तो हमारा जो यहाँ पे जीडीपी के अंदर जो रेशियो है वो घट रहा है। अभी तो वैसे 15% के आसपास है, 15 to 16%, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो पहले 55% था, फिर बाद में 45-48, ये सब कहीं ना कहीं घट रहा है। इसी के जैसे इंडस्ट्री में देखो तो पहले घट रहा था, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि अब इस ग्राफ को मैं पलट दूं तो ये कहीं ना कहीं पहले 14 था, 21, फिर 25, अप्रोक्सीमेटली 24 to 25% के आसपास हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है, लेकिन हमारा सर्विस सेक्टर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि भारत का सर्विस सेक्टर की बात करें तो मोर देन 60% के हिसाब से जो हमारा, अगर हम एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2019 के बारे में बात करें तो इसी के आसपास हमें जो देखने को मिलता है। प्लीज़ फाइट मत करना कि सर इतना बड़ा है, मैं जस्ट एक ओवरऑल एवरेज बता रहा हूँ। तो इस केस के अंदर हमें यानी कि हमें ये पता चला कि भाई विकासशील अर्थव्यवस्था, हमें एनालिसिस क्या निकलता है भाई, हमें ये निकला भाई विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि लोग विकास कर रहे हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। हमें ये पता चला कि जो इंडस्ट्री के अंदर भी लोग भी एक ना ही ज़्यादा कम लगे हुए हैं, और सर्विस सेक्टर जो हो रहा है हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बढ़ रहा है जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में जो रेशो है वो कहीं ना कहीं हमारा डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कामगार जो हैं सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है लगे हुए हैं। तो ये बात समझ आ गई। एक चीज़ और, मैं आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा एक डिकोड एक और करना चाहूँगा। देखो दोस्तों, आखिर हम भारत के लोग आखिर कृषि को ही क्यों सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? आखिर क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे? आखिर हम इंडस्ट्री को क्यों ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे, इतना ज़्यादा सर्विस सेक्टर को इतना ज़्यादा क्यों नहीं महत्व करें? देखो क्या होता है, कृषि के अंदर जो लोग होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा खपाया जा सकता है। अगर हम अपने कल्चर की बात करें, भारतीय कल्चर की बात करें, तो कृषि में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं काम करते हैं। इसी के जैसे इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा काम करते हैं, बस देखा है सबसे ज़्यादा वैसे इंडस्ट्री में करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर टेंडेंसी को देखें, अगर एक प्रोबेबिलिटी को देखें, रेशो को देखें, तो कृषि और इंडस्ट्री ये सब जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है मतलब कि काम के लिए रखा जाता है। लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर इतने ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं। अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर के अंदर ठीक है इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो काम करने की जो क्षमता है वहाँ पे इतनी वैकेंसीज नहीं निकलती हैं जितना अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री और कृषि में हमें जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और समझते हैं, अब आपको ग्राफ के थ्रू यहाँ पे चीज़ें समझ आ रही होंगी। ध्यान से देखो, 1950 से लेके 2010 तक का ये डेटा है, वैसे लिखना नहीं, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ समझो। आप देखिए 2050 से लेके 2010 तक का हमारा देखो 59-60% के आसपास जो हमारा 2010 तक जो टच करा, वैसे अभी 60 to 65% के आसपास है। देखो सर्विस सेक्टर पड़ा है। ध्यान से देखो तो हमारा एग्रीकल्चर का ग्राफ कहीं ना कहीं हमारा नीचे आ रहा है। ये परसेंटेज जीडीपी में सिर्फ 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये हमारा 60% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना 27% के हिसाब से जो हमें जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यानी कि अगर यहीं से क्वेश्चन निकल के आए, यहाँ पे मान लो स्टेटमेंट 3-4 दे देगा कि वो बोलेगा कि भाई हमारा कृषि के अंदर जीडीपी जो हमारी लगातार घट रही है, ठीक है भाई, स्टेटमेंट सही हो जाएगी। हमारी लगातार सर्विस सेक्टर में हमारी जो है क्या नाम है, जो सर्विस सेक्टर है जो हमारा वो लगातार बढ़ रहा है, भाई ये भी स्टेटमेंट ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर बोले कि भाई स्टार्टिंग से लगातार वृद्धि हो रही है, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों लगातार? क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें लगातार वृद्धि हमें नहीं दिख रही है, राइट। एक कांस्टेंट एक रेंज हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। लेकिन जब आप ग्राफ नहीं देखेंगे तो उसको भी राइट मारेंगे, नहीं यार स्टेटमेंट तो सही लग रही है, भाई वृद्धि तो हो ही रही है। पर लगातार जब वर्ड आ जाए, लगातार अगर हो रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो ये चीज़ एनालिसिस आपको यहाँ पे जो है करना था। इसी के जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखें 2006 और 7 से लेकर 2021-22, तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन है, इनको अपने हिसाब से देख लीजिएगा पोस्ट करके। मेरा मोटा मोटा काम जो मैंने समझा था वो मैं समझा चुका हूँ। एक और एनालिसिस करते हैं अच्छे से। यहाँ पे एनालिसिस हमें ये देखने को मिलता है कि जीडीपी परसेंटेज यानी कि जीडीपी का परसेंटेज देखो क्या हो रहा है। आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत जो है, भारत देखो जीडीपी के परसेंटेज में कहीं ना कहीं लटखड़ाता हुआ हमें जो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसको मैं बाद में डिकोड करूँगा अच्छे से, जस्ट मैं आपको समझाने को, इसको यहाँ पे एनालाइज करो आप खुद और समझो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था जो मैं रुक गया। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस ग्राफ से क्या समझे, आखिर मैं क्या आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि मैं भी तो देखूँ ना मेरे बच्चे कितने इंप्रूव कर रहे हैं।
क्योंकि इकोनॉमी को रटना नहीं है, समझना है, और जिस तरह से हम समझा रहे हैं उस हिसाब से समझ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखो दोस्तों, अविकसित अर्थव्यवस्था, यार अनडेवलप, अब वो अर्थव्यवस्था जो ना विकासशील है ना डेवलप है, अनडेवलप के तौर पे है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला अफ्रीका का मेजर पार्ट, ये साउथ अफ्रीका को छोड़ दो भाई, मेडागास्कर हो गया, ये हो गया, तुनिशिया, ये सब सारे ये पूरा हो गया, साथ में अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे यमन हो गया, तो ये कुछ यहाँ पे कम्बोडिया, लाओस हो गया, तो ये पूरा एरिया, वियतनाम हो गया, तो ये कुछ एरिया जो होते हैं हमारे अविकसित अर्थव्यवस्था के तौर पे जो हमें देखने को मिलते हैं। अविकसित में यार ये कि उन देशों को अविकसित अवस्था कहा जाता है जहाँ पर प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का युक्तियुक्त उपयोग जो यहाँ पे नहीं किया जाता। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है संसाधन तो हैं, लेकिन इनको कोई निकालने वाले बंदे नहीं है, क्योंकि इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उस चीज़ की जो है पूर्ति कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अफ्रीका के अंदर प्राकृतिक चीज़ें हैं, जंगल हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, सोना है, गोल्ड है, डायमंड है, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं कि उस चीज़ को वो एक्सट्रैक्शन कर पाएँ, यानी कि उसको निकाल पाएँ। तो उस केस में ये लोग अभी इनके पास इतने संसाधन नहीं है, यानी कि अनडेवलप हैं, इनकी पॉपुलेशन रेशो बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइजीरिया में की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन, टाइम में टॉप 10 में भी आएगा। तो उस केस के अंदर ये लोग अभी अभी अविकसित हैं, मतलब इनकी जो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, साथ में यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं तितर बितर कगार पे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई एक परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है कि यहाँ पे, अभी ऐसा मत समझिए, यहाँ पे कोई मॉडल नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, इंडस्ट्री में लोग कम लगे हुए हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर जो है बिल्कुल कम लगे हुए हैं। तो इसी को जो हम अविकसित तौर पर जो हम चीज़ों को देखते हैं। एक आता है बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था का मतलब देखो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में देखें तो इस तरह का कंसेप्ट वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकल तो नहीं है। प्रैक्टिकल देखें तो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया भी चाइना से कहीं ना व्यापार कर ही रहा है, तो भाई बंद अर्थव्यवस्था तो है नहीं। अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखें तो इस तरह की सिचुएशन सिर्फ किताबों में अच्छी है, ये प्रैक्टिकल में नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास काउंटर ये है कि भाई अगर मान लो नॉर्थ कोरिया अगर है, तो कहीं ना कहीं चाइना से तो ले ही रहा है ना, ये चाइना से तो अपना कुछ ना कुछ ये व्यापार कर ही रहा है, थोड़ा वर्ड्स चाइना सपोर्ट कर रहा है, उसको मार्केट मिले, चाइना को नॉर्थ कोरिया वाली मार्केट मिल रही है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। थ्योरी में क्लोज इकोनॉमी है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे समझ, जैसे यूएन ने अभी इनमें नॉर्थ कोरिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि भाई ये व्यापार नहीं कर सकते और ये सारी चीज़ें, इन पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बात करें तो फिर इसको जो है क्लोज इकोनॉमी के तौर पर जो है यहाँ पे जो है समझा जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखती, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियाँ शून्य होती हैं, उन्हें बंद अर्थव्यवस्था के तौर पे कहा जाता है। राइट, यहाँ पे अगर जीडीपी की, अगर एचडीआई की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एचडीआई है वो भी काफ़ी लो हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ की जो सरकार होती है वो कहीं ना कहीं कागजों पर एचडीआई काफ़ी ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रैक्टिकल में यहाँ की जो एचडीआई ह्यूमन जो डेवलपमेंट सूचकांक है उसको काफ़ी कम करके जो है दिखाया जाता है। इसी जैसे खुली अर्थव्यवस्था, जैसे कि ओपन इकोनॉमी, यानी कि जहाँ पे भाई कोई भी आए कोई भी जाए, तो वर्तमान रूप में मतलब वस्तु सेवाओं का मुफ्त व्यापार और निवेश किया जाता है, तो उस चीज़ को जो हम खुली इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो यूएसए की इकोनॉमी हो गया, यूके की इकोनॉमी हो गया, तो उस चीज़ को जो है यहाँ पे जो चीज़ों को समझा जाता है। राइट, नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, आखिर अभी जो हम कह रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, उसके पीछे रीजंस ये हैं दोस्तों कि देखो हमारा जो, अगर देखो ये अभी आंकड़े यार रट्टा वट्टा मत मानना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए दे रखे हैं, सिर्फ इनको प्लीज़ मत निकला नोट्स में, जस्ट समझने की कोशिश करो। देखो निवल हमारा जो राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि हमारा जो निवल यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, हमारा एनएनपी आगे समझाऊंगा, 1950-51 में कुछ इतने करोड़ था और साथ में बढ़कर कुछ ये इतना करोड़ हो गया। तो प्रति व्यक्ति आय कुछ हमारी 7,513 रुपये थी, वहीं हमारी 2018-19 में जो हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी कि 1,26,599 रुपये जो हमें प्रति व्यक्ति आय लोग इतना कमाते हैं। यानी कि अगर बात करें तो हर व्यक्ति आज के समय 1,26,000 इतने रुपये कमाता है हर साल, मतलब इतने रुपये मिनिमम, ये एक प्रति व्यक्ति आय जो हमें देखने को मिलती है। इसी के जैसे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में भी जो हिस्सा, जो पहले ये हिस्सा था कि भाई पहले कृषि में 1950 के अंदर 53% था, फिर उद्योग के अंदर 16% के आसपास था, सेवा क्षेत्र में इतना था, वहीं अब जो है 15% आपका कृषि में हो गया है, उद्योग में 31% के आसपास हो गया, और आपका सेवा क्षेत्र में ये कुछ 53% के आसपास जो हमें चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। आधारभूत संगठनों में व्यापक वृद्धि हो रही, तो इसलिए इसको जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर जो है देखा जाता है। अगर मेंस में से क्वेश्चन आ गया तो ये कुछ कॉर्ड्स हैं जो आप डेटा, विदाउट डेटा आप जो है इसको कर सकते हैं।
जो हमारी आधारित संरचनाओं का विस्तार तेज़ी से हो रहा है, बैंकिंग और दूसरी वित्तीय संस्थाओं का भी जो विकास जो हमें तेज़ी से हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंपेयर एनालिसिस किया है, ध्यान से समझिएगा। देखो हमारी इकोनॉमी कहाँ है, देखो इंडियन की इकोनॉमी अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो इंडिया की इकोनॉमी ये रही 2.9। वहीं देखो यूएसए की इकोनॉमी देखो, चाइना की इकोनॉमी देखो, कितना फ़र्क आ रहा है, देख रहे हैं। अगर इसको थ्रेशोल्ड अगर हम इसको यहाँ पे भी मान लें, देखो यहाँ पे भी मान लें, तो देखो कितना गैप है। इंडिया इस गैप को इवन 2050 तक भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या भारत 2050 मैंने ये कोई स्टेटमेंट आ जाए कि भाई भारत 2050 में चाइना को ओवरटेक कर देगा और यूएसए को ओवरटेक कर देगा, तो ध्यान रखिएगा वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है 2050 में जर्मनी को ओवरटेक कर दे, यानी कि इसके ऊपर आ चला जाए, जापान को ओवरटेक कर सकता है, लेकिन चाइना और यूएसए को इतनी जल्दी ओवरटेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप है। तो देखो दोस्तों, यानी हम समझे, यानी कि ये एनालिसिस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको लेक्चर के थ्रू जो मैं बना के दे रहा हूँ इसी के थ्रू मिलेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, शेयर वेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे ग्रुप में, ताकि आप लोगों को सपोर्ट मुझे बना रहे। तो यानी कि 2050 में भारत करेगा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल फैक्ट बेस है, इस चीज़ को समझना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, अभी लेटेस्ट अगर आंकड़े देखें तो वर्ल्ड टॉप 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर 2019 का अगर मैं डेटा निकालूं तो हमें ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं भारत अब जो है 5वें नंबर पे, हमारी बिगेस्ट इकोनॉमी इंडिया वर्ल्ड में 5th नंबर, पहले 6th पे था, अब उसको जो है फ्रांस को ओवरटेक किया, तो अब जो है भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत विश्व में हमें देखने को मिलता है। बाकी इसका एनालिसिस ये टॉप 10 जरूर प्लीज़ रख लीजिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर में जो थोड़ा बहुत काम आए। यानी कि हम ऑलरेडी फ्रांस को ओवरटेक कर चुके हैं, यूके को कर चुके हैं, इटली को कर चुके हैं, ब्राज़ील, कनाडा, इन सबको हम कर चुके हैं। अब हम इसके बाद जो है जर्मनी और जापान को जो है हम 2030 तक मान के चलो, 2030 तक, अभी तो वैसे कोरोना वायरस का टाइम है, तो 2030 तक मान के चलो कि कुछ चांसेस हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। इसी के जैसे इंडिया सेट्स ओवरटेक जर्मनी बाय 2022। अब एक नया इन्फ्लूएशन यहाँ पे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जर्मनी को 2022 तक वैसे आंकड़े, बट अभी मान के चलो 2024 तक हो सकता है कि जर्मनी को ये इंडिया जो है अपने जीडीपी के थ्रू जो है यहाँ पे जो है ओवरटेक यहाँ पे जो है कर सकता है। इसी के जैसे फ्यूचर प्रोजेक्शन के अंदर देखें 2030 में, देखो 2030 में जो है अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी के तौर पे अगर हम देखें तो हमें ये एक देखने पर, ये देखो ये यूएसए वाला गलत आ रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है डेटा गलत है, बट यहाँ पे 30वें नंबर पे आएगा, ना कि दूसरे नंबर पे। तो 2030 में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये जो है हमें जो भारत जो है वो 30वें नंबर में 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी के तौर पे हमें जो देखने को मिल सकता है। देखो दोस्तों, अभी एक ग्राफ है, क्या कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आपने जो है ध्यान रखना है। तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, सेक्टरल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।